Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. You all are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. जल्दी से एक आइडिया ले लेते हैं हमें आज क्या कवर करना है as far as 15th of October is concerned. Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve Prelims. रेयर डिसीजेस क्या होती हैं, वाई इट इज़ इन न्यूज़ वो देखेंगे पेपर 3 प्लस प्रीलिम्स. इंडियाज़ इनोवेशन सर्च, ये आप अपने जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस से कनेक्ट कर सकते हो आर्टिकल. विल टॉक अबाउट बेसिकली यहाँ पर ना हम कालेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जगह विल टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी. ये आर्टिकल गलती से मेंशन हो गया है, रादर विल टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक तो फूड सिक्योरिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे सागर श्रीसाइलम टाइगर नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व के बारे में. रेयर डिसीजेस क्या होती हैं, विल टॉक अबाउट दैट. विल टॉक अबाउट कालेश्वर टेम्पल. जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो आता है आपका स्टैटिक से लिंक हुआ दैट इज़ योर टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, तो जो भी आप अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए सोर्स रेफर कर रहे हो वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो. सो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है और ये फूड सिक्योरिटी भी जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. अच्छा, एक बात बता देती हूँ, द कॉन्टेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू, दिस इज द बेस्ट कॉन्टेंट, नो कॉम्प्रोमाइज विद द कॉन्टेंट क्वालिटी, because Sri Ram's IS, see, we are serving the nation, this platform is serving the nation since 1985, so that trust has been built. And जो offline बच्चों ने प्यार दिखाया देते हैं और online now we are as well, तो please do share these sessions also now online with your friends, with your community members who are preparing for UPSC, SSC, be it state PCS, because हर एग्ज़ाम के लिए relevant है. दूसरी बात, आज का सेशन में आपको लिखना ज़्यादा है, मतलब मैं आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन करूँगी, आप खुद से इस हाथ को चलाओगे, लिखोगे. जब तक लिखोगे नहीं तब तक फ़ायदा नहीं है. मेंस लिखना है ना, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये आज का जो सेशन है इसको एक भजन कीर्तन की तरह या किसी कथा की तरह नहीं सुनना है. जो मैं बोलूँगी वो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो पॉइंट्स फॉर्मेट में, जैसे भी आपको ठीक लगे. समझाऊंगी इन डिटेल में, पॉइंटर्स लिखते जाएंगे, पॉइंट्स लिखते जाएंगे. जैसे अब यही पहला आर्टिकल है, आर्टिकल्स लेंदी हैं. ये जो 2-3 आर्टिकल्स हैं, जैसे ये फूड सिक्योरिटी को लेकर है और विल टॉक अबाउट इनोवेशन ऑल्सो, तो एक बड़े आर्टिकल्स हैं और आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं. मेंस में क्या है, लिखना पड़ेगा. तो यहाँ ये इसको आदत डलवाओ लिखने की. हाथ दुख जाते हैं, टूट जाते हैं लिखते लिखते मेंस के आंसर्स, तो वो प्रैक्टिस आपको अपने अभी से ही बनानी पड़ेगी, राइट. तो भजन कीर्तन की तरह इसको नहीं सुनना है सेशन को कि कथा चल रही है, बैठे हैं आराम से और सुनी जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. तो लिखना ज़रूर, पहले ही बता रही हूँ. शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड डे की. हर साल 16th of October को ये होता है, ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एक रिमाइंडर है ऑफ द ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीव फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप मेरे होमवर्क को सीरियसली लेते हो, जो मैं बोलती हूँ कि इसको कर लो, ये घर से कवर करके आना, अगर वो सीरियसली लेते हो तो मैंने आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ने को बोला था. जो रेगुलर सेशंस देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा, हम उसी पे ही आज चर्चा करेंगे. आज हमारा जो थीम लाइन है ना टॉपिक की, 2 चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं. अब पहला सवाल मन में ये आता है कि मैं राइट टू फूड से क्या समझती हूँ. मैं यही समझती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल को एक न्यूट्रिशियस फूड, सफिशिएंट फूड मिले. दूसरी बात,
ये भी इम्पॉर्टेंट है दैट दे हैव दैट एक्सेस टू फूड, राइट, और जो फूड है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड इट रीचेज ऑल द पीपल, स्पेशली द वल्नरेबल कम्युनिटीज। ठीक है, अगर मैं करंट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात करूं तो आज के टाइम पे जितना खाना हम वेस्ट कर रहे हैं वो बंद कर दो, क्योंकि ओवर 2.33 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे स्टिल स्ट्रगल टू गेट एनफ फूड. They are facing food insecurity. They don't have reliable access to that sufficient nutritious food. और ये इशू के चलते अलग अलग देश, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर कमिंग अप विद देयर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जैसे कि ऑब्वियसली पॉलिसी चेंजेस. आपको एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन लेके आना पड़ेगा, न्यू फार्मिंग मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी. ठीक है, you need to have targeted interventions, targeted programs. मैं इसमें डिटेल में भी चर्चा करूंगी. फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ईजी, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, ग्लोबली एफर्ट्स हो रहे हैं, मेनी एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, बट there's a complex mix of economic issues, policies, food distribution challenges. They are making it hard. अब देखो थीम लाइन क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है, क्या फीचर्स हैं इसके. ये यही कहता है ना कि जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी में, जो लो इनकम फैमिलीज हैं, उनको असेंशियल फूड ग्रेन्स मिले और एक लो प्राइस पे मिले. जैसे चावल के लिए 3 रुपीज़ पर केजी, वीट के लिए 2 रुपीज़ पर केजी, कोर्स ग्रेन्स के मिलेट्स के लिए 1 रुपी पर केजी. ठीक है, फिर आपके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिसके चलते यू आर डिलीवरिंग दैट सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू द पीपल हु नीड देम द मोस्ट. तो वाइड कवरेज, ये एक्ट इंश्योर करता है वाइड कवरेज. लगभग आप लगाओ तो 800 मिलियन इंडियंस इट इज कवरिंग. बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, राइट. स्पेशल मील्स चलते हैं फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल्स, फॉर रूरल इन द रूरल सेंटर्स लाइक आंगनवाड़ीज ऑल्सो, ताकि यू फाइट माल न्यूट्रिशन अमंग द यंगर चिल्ड्रन. सो ये जो एक्ट है इट इज बिलीव्ड, ऑब्वियसली इट हैज अ कनेक्शन टू दैट राइट टू फूड मूवमेंट ऑल्सो, ग्लोबल कनेक्शन. इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ. It makes food security a legal right for millions of Indians. But yes, there are concerns. One of the biggest concern is economic sustainability. पहला point. सरकार बहुत खर्चा करती है to provide subsidized food grains at very low prices to large part of the population. तो सरकार के बजट पे फाइनेंशियल बर्डन, छोटा मोटा नहीं, बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आता है. अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो इट कैन हार्म द कंट्रीज फाइनेंसेस ऑल्सो. मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको बता रही हूं. फिर दूसरा कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा 800 मिलियन इंडियंस कवर कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ वो होते हैं ना कि जिनको जरूरत नहीं है लेकिन वो ले रहे हैं. तो ये कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट दिस एक्ट was helping too many people, but even beyond those who really needed it. राइट, तो एक ये भी कंसर्न है. फिर देर आर प्रॉब्लम्स विद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो, थर्ड पॉइंट, जिसमें करप्शन, लीकेज इन द सिस्टम, देयर इज मिसमैनेजमेंट, लॉट ऑफ फूड डजंट रीच द पीपल ऑल्सो. फिर क्या होता है, आप डिपेंडेंट हो रहे हो किस पे, सब्सिडी पे. यू आर हेल्पिंग, यू आर इंश्योरिंग टू हेल्प द पुअर, नो डाउट, but unintentionally you're dependent on the government handouts. Instead of encouraging self-reliance, giving people that opportunity to improve their financial situation, they are relying on subsidized food for a long term also. Sir, यहाँ पे भी एक सवाल उठता है कि एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो आप दे रहे हो उनको, लेकिन आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है उनको. तो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. आप बताओगे कि व्हाट कैन बी डन. ठीक है,
पॉलिटी में किसी को डाउट आ रहा हो, दीज आर दी सेशंस प्लेटफॉर्म पे हैं. स्पून फीड सेशंस आर देयर. सी जितने भी सेशंस हैं, डीएनए है, स्पून फीड सेशंस हैं, पॉलिटी के सेशंस हैं, इवन एन नंबर ऑफ अदर सेशंस आर देयर टेकन बाय डिफरेंट मेंटर्स. यू कैन रेफर देम, शेयर देम, लेट अदर्स नो ऑल्सो अबाउट इट. अच्छा हाँ, इस लेक्चर की अटेंडेंस भी अपनी ज़रूर मार्क कर देना. अभी मैं आपको 2 मिनट मतलब 1 सेकेंड का कुछ होल्ड दे रही हूँ, फटाफट जाइए. आपको एक ऐसे थम्स अप साइन दिखेगा, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. राइट, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास होता है, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक्स. आई डू रीड योर फीडबैक्स. बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर दैट यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड इट फील्स ग्रेट दैट दे आर हेल्पिंग आउट इन वन वे और द अदर इन योर प्रिपरेशन. राइट, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. जिन्होंने नहीं किया है, गाइस प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब share these sessions and subscribe to the channel as well. Moving ahead, देखो सारे सेशंस, सारे आर्टिकल्स आज के कनेक्टेड हैं. मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एनवी स्टार्ट्स इंडिया 2024 रिपोर्ट के बारे में बात करी थी, ऑलरेडी डन. जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ डू वॉच आउट. अब मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, किसी भी बच्चे को अगर पता हो, आप रिवाइज कर रहे हो, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना हमने कौन से दिन ये रिपोर्ट कवर करी है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग इंडियाज 55 टाइगर रिजर्व फॉर इट्स लेपर्ड पॉपुलेशन. यहाँ पर आपको कम से कम एस्टिमेट किया जा रहा है 360 लेपर्ड्स हैं. जितने भी इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से सबसे नंबर 1 पे आया है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व. कहाँ पड़ता है और इसके नीचे चले जाओ तो क्या आता है, ऊपर चले जाओ तो क्या आता है, ईस्ट वेस्ट सारा देख लो 360 डिग्री अप्रोच के साथ. आंध्र प्रदेश में नलामला हिल रेंजेस के पास ये पड़ता है. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द कंट्री. इट होस्ट द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न घाट. 2 मेजर डैम्स हैं इस एरिया में, उसी से इसका नाम पड़ा. एक है नागार्जुना सागर डैम और एक है श्रीसाइलम डैम. एक राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी GBM, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व. कौन सी नदी बहती है यहाँ से, कृष्णा नदी बहती है. कुछ दिन पहले मैंने गोदावरी के बारे में डिस्कस किया था, कुछ दिन क्या कल ही किया है. कमेंट सेक्शन में बताना गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है. बस सिंपल सा होमवर्क है ये देखने के लिए कि आप याद करते हो या नहीं. ठीक है. कमिंग बैक, टोपोग्राफी, यहाँ पर आपको रिजेस, प्लाटू, डीप वैलीज देखने को मिलेंगी. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वाली वेजिटेशन है. ये कुछ प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, सांबर, चीतल, वाइल्ड बोर, टर्टल्स, मगर्स, ओटर्स, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. ठीक है. रेयर डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, क्या होती हैं, क्यों न्यूज़ में है. शुरू करते हैं. हाल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये डायरेक्शंस इशू करी हैं टू हेल्प इम्प्रूव एक्सेस टू ऑर्फन ड्रग्स. ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये वो मेडिकेशंस हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन करी गई हैं टू ट्रीट रेयर डिसीजेस. अब रेयर डिसीज क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, रेयर है. वो हेल्थ कंडीशंस, ऐसी हेल्थ कंडीशंस, ऐसी डिसीजेज विच आर दोज हेल्थ कंडीशंस दैट अफेक्ट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. कॉमन नहीं है. दीज आर रेयर डिसीजेज, दे आर अनकॉमन. राइट. अब डिसीज रेयर है तो इसके लिए जो ड्रग, जो मेडिकेशन चाहिए उसकी डिमांड भी लिमिटेड होगी. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, इट मेक्स इट हार्डर फॉर देम टू प्रोड्यूस और सेल दीज मेडिसिन प्रॉफिटेबली. तो ये दवाइयाँ एक तो महंगी बहुत होती हैं और दूसरा दे आर वेरी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यू कैन से टू फाइंड एंड बहुत, मतलब ये 2 चीज़ें होती हैं. जब डिमांड इतनी है तो प्रॉफिट कम है, वहाँ पर थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं भी बनाती हैं, तो ऐसी दवाइयों को ढूंढना, चलो मिल भी गई तो महंगी बहुत हो जाती है. तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दीज इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस मोर अवेलेबल एंड मोर अफोर्डेबल टू द पेशेंट्स जिनको ज़रूरत है for treating their rare diseases. तो let's talk about rare diseases in detail. एक health condition है of low prevalence that affects small number of people as compared to other diseases.
अब क्या है ना, देर आर अबाउट 7,000 to 8,000 क्लासिफाइड रेयर डिसीजेस, दे आर नोन रेयर डिसीजेस, 7,000 से 8,000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेस देन 5% हैव ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज अवेलेबल। मैं एक डिसीज को रेयर तब बोलूंगी, मतलब मैं तो कौन होती हूँ बोलने वाली, जो आर्टिकल कह रहा है कि एक डिसीज इज कंसीडर्ड रेयर जब वो अफेक्ट करती है लेस देन 1% पर 1,000 पीपल इन द पॉपुलेशन, तो तब वो रेयर डिसीज होगी इफ इट्स प्रेवलेंस इज लेस देन 1 केस पर 1,000 पॉपुलेशन, बिकॉज दे आर सो अनकॉमन। सो डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स फॉर दीज डिसीजेज इज वेरी चैलेंजिंग, एंड जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इफ एनी दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव और दे कैन बी हार्ड टू फाइंड। अब इन रेयर डिसीजेज में 3 कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरीज पढ़नी है, यस, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में कौन सी आती है? वो डिसीजेस दैट कैन बी ट्रीटेड विद अ सिंगल प्रोसीजर, ट्रीटेड वन टाइम क्यूरेटिव प्रोसीजर है। मतलब ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर लगा लो, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब दैट कैन बी फिक्स विद सर्जरी और एक स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए, दैट क्योर्स दैट डिसीज राइट अवे। पहली हो गई ग्रुप 1 में क्योरेबल डिसीजेस, ऐसे लगा लो, चलो याद करने के लिए, जो क्योर हो सकती है, वन टाइम क्यूरेटिव प्रोसीजर है। ग्रुप 2 में कौन सी आती है? ट्रीटमेंट तो है लेकिन भाई साहब इतना महंगा है, और दूसरी बात इट नीड्स टू बी टेकन फॉर अ लाइफ टाइम ऑल्सो। ये सॉरी, ये थर्ड वाला है, ग्रुप 3 वाला है। एक तो ट्रीटमेंट तो है बट दे आर वेरी कॉस्टली और दे कैन बी टेकन टू अ लाइफ टाइम। इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिसाइड हु शुड रिसीव दीज ट्रीटमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉस्ट ऑल्सो। सो एक्सपेंसिव हेडिंग डाल लो इसके लिए फॉर रिमाइंडिंग, एक्सपेंसिव है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। ग्रुप 2 में कौन सी आती है? ये ना, ये वाली अफोर्डेबल है, लेकिन हाँ माना ये भी लाइफ लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये अफोर्डेबल है, तो वो ग्रुप 2 के अंदर आ जाती है। अब इन डिसीजेस के लिए सरकार क्या कर रही है? 2021 में सरकार ने बनाई नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस। क्या करती है? हेल्प करती है पेशेंट्स को, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कितने तक का? 50 लाख तक का, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स हु आर ट्रीटेड एट सर्टेन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, जिनको आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोल रहे हो यहाँ पर, जिसमें एम्स है दिल्ली का, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का है, एंड PGIMER, और कोलकाता में है SSKM हॉस्पिटल, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब सरकार और क्या कर रही है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशंस ऑल्सो। Donors can select which center of excellence and which patient they want to support financially, right? तो ये हो गई आपके रेयर डिसीजेस की बात। आगे चलें, अगला आर्टिकल है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से देख लो। एक टेम्पल की बात करने वाले हैं। 13th century stone inscription और Viragallu has been recently uncovered during the renovation of ancient Kaleshwar temple। मेरे लिए आज के आर्टिकल में हमें बात करनी है इस टेम्पल के बारे में। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द रिनोवेशन ऑफ दिस टेम्पल, एक एंशियंट टेम्पल है, अ स्टोन इंस्क्रिप्शन दैट इज विरागल्लू वॉज डिस्कवर्ड। सिंपल सी बात है, एंड इट कैन प्रोवाइड यू विद दैट वैल्यूएबल इंसाइट इनटू दैट हिस्ट्री, द कल्चर, द ट्रेडिशंस ऑफ दैट रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टेम्पल। हिंदू टेम्पल है, कर्नाटका में है, ठीक है। पहली बात, किसको डेडिकेटेड है? शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, बहुत ओल्डेस्ट टेम्पल है इन दैट एरिया। इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, लोकल कल्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लोकल कल्चर ऑल्सो। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे कंस्ट्रक्शन जो है इस टेम्पल की, वह यू कैन स्पैन, मतलब उस टाइम पे ना 2 डायनेस्टीज के रूल की बात करी जा रही है इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, एक तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी और एक चालुक्य एम्पायर, ठीक है। आर्किटेक्चर कैसा है? तो मैंने इसलिए आपको बोला टेम्पल आर्किटेक्चर आपका होमवर्क रहेगा।
स्टैटिक पार्ट पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर इसका बता देती हूँ. इट इज़ बिल्ड एज अ सिंगल श्राइन. वन मेन एरिया है जहाँ पर लॉर्ड शिवा का जो आइडल है दैट इज केप्ट, जिसको आप सैंटम बोलते हैं. ठीक है. और ये जो टेम्पल है ईस्ट को फेस करता है, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर मैनी हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि सूरज की पहली किरण जो है वो फिर इस पड़ती है यहाँ पर ऑन द सैंक्टम. राइट. नेक्स्ट टू दिस श्राइन देयर इज अ हॉल, मंडप बोलते हैं जैसे हम इसको, जहाँ पर लॉग गैदर करते हैं. राइट. तो ये शिखर इज द टॉवर दैट राइजेज अबव द सैंक्टम, अगर आपने देखा हो. ठीक है. तो ये बातें हैं. बाकी हाँ, मेन हॉल, मुख मंडप, ये टर्म्स हैं, हिंदी के टर्म्स हैं, आप इनको याद कर सकते हो. सभा मंडप, गैदरिंग हॉल हो गया, सभा से गैदरिंग, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है जी. चलिए हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं. हाँ, मूविंग अहेड, उससे पहले ये जो टेम्पल है इट इज़ प्रोटेक्टेड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑल्सो बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इनोवेशन की बात करते हैं. क्या इनोवेशन में प्रोग्रेस दिखाई है इंडिया ने? बिल्कुल दिखाई है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या कहता है? आपकी पोजीशन इंप्रूव हुई है? हुई है. पहले आप कहीं आते थे 81st प्लेस पे, अब आप आते हो 40th प्लेस पे. इंडिया इज बिकमिंग बेटर एट इनोवेशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. क्या ऐसा कर दिया हमने? हमने लाया इन्वेस्टमेंट, हमने लाया स्टार्टअप कल्चर, हमने काम किया डिजिटल टेक्नोलॉजी पे. बट स्टिल डिस्पाइट दीज देर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो. डिस्कस करते हैं. सरकार बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, रादर आई वुड से एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है इन प्रमोटिंग इनोवेशन. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिसमें आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाह रहे हो, आप नए बिजनेसेस को एनकरेज करना चाह रहे हो, तो सरकार एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस दिस फंड दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड with a budget of 1 लाख करोड़. ये फैक्टर्स हैं जो इनोवेशन को बूस्ट कर रहे हैं. फिनटेक में, एडटेक में, हेल्थ टेक में, ये कुछ सेक्टर्स हैं, लीडिंग सेक्टर्स हैं स्टार्टअप में. दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्रीज, दे आर इंस्पायरिंग अदर एंटरप्रेन्योर्स. तीसरा, आपकी एकेडमी और आपकी इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है. कोलैबोरेशन देखने को मिलता है बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड बिजनेसेस, क्योंकि जो हमने बहुत बार ये पढ़ा है, स्किल गैप, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है और जो यूनिवर्सिटीज बच्चे दे रही है वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो स्किलिंग मैच नहीं कर रही है, तभी नौकरी नहीं लग रही है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. तो उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू आर वर्किंग ऑन इट ऑल्सो. तो इससे हम लिंक कर सकते हैं क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं दैट आर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम. पहला, इंडिया हैज सीन अ बिग राइज इन द पेटेंट फाइलिंग्स, नो डाउट. लेकिन मेनी ऑफ दीज पेटेंट्स आर नॉट बीइंग टर्न्ड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट्स. तो आप मतलब यू कैन सी पेटेंट फाइलिंग तो बड़ी है, but there is underutilization or commercialization of patents. ठीक है. दूसरा, रिसर्च पे there is inadequate spending. इंडिया कितना खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे? ओनली 0.65% ऑफ इट्स GDP. साउथ कोरिया कितना करता है? 4.8%. सब छोड़ो, चाइना कितना करता है? हमसे ज़्यादा ही करता है, 2.4%. तीसरा, मैंने अभी बात करी, एकेडमिक और इंडस्ट्री में जो लिंकेज है दैट इज स्टिल वीक. द करिकुलम इन द यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट मैचिंग विद द रेलिवेंट इंडस्ट्री नीड्स. फैकल्टी मेंबर्स आर नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व इन द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स. देयर आर नॉट मेनी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन यूनिवर्सिटीज. देयर इज, इट लैक्स, यू कैन से the collaboration is not strong enough, ऐसे बोल लो आप.
देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस अदर्स ऑल्सो. सो आप क्या कहते हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हो. कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कोई पॉइंट मिस हुआ है, लेक्चर आपके पास है, थोड़ा सा रिवाइंड करना है पीछे, जो जो पॉइंट मिस हुआ है वो लिख लीजिए. ठीक है, वापस से रिवीजन करनी है, कुछ याद करना है, कुछ स्किप हो गए तो आप इसको 1.5x में अपनी स्पीड में चलाइए, अपने अनुसार देखिए. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. ठीक है, मस्त रहिए. चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.